हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे कृषि और पशुपालन के बारे में। जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और रामबाण है ये सभी वीडियोस, जिनके बारे में हम डेली चर्चा करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट होते हैं उन सभी के बारे में। ये रेलवे के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उन सभी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से अक्सर हमें रेगुलर प्रश्न कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शुरू करते हैं हम पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट यही आता है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, या फिर भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। अगला आता है ब्लास्ट या झोंका। ब्लास्ट कह लें या झोंका एक ही बात है। तो यह रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लास्ट या झोंगा रोग भी जिसे कहा जाता है यह धान से संबंधित है। वहीं हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। अगर आपने बाजरे की फसल की देखा हो तो उसमें ऊपर बालियाँ सी निकलती हैं, जिस तरीके से गेहूं में निकलती हैं उसी तरीके से मक्की के आकार या मक्की के जैसे दिखने वाली बालियाँ रहती हैं बाजरे में भी। तो आप उसे आराम से याद रख सकते हैं। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? बाजरा से। कुछ प्रमुख प्रजातियाँ आती हैं अर्थात किस्म। तो पूसा 444, पूसा 444 किसकी किस्म है? तो यह बाजरा की है। अगला पंतजी किसकी है? पंतजी 114 या पंतजी 114 किसकी किस्म है? तो यह चने की एक किस्म है। क्योंकि हमसे किस्म कौन सी फसल की कौन सी है इसके ऊपर भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अगला आता है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश का है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई किन उपकरणों से होती है? उपकरणों से अर्थात यहाँ पर किन साधन या हम कहें उसको किन उपायों के द्वारा की जाती है। जैसे कि बहुत सारे आते हैं, नदी, नलकूप, कुएं, नहर इत्यादि। भारत में कई साधन हैं सिंचाई के, तो उसी के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक सिंचाई किन से होती है? तो कुएं और नलकूप के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला आता है रेट रॉट रोग किससे संबंधित है? तो रेट रॉट रोग गन्ना से संबंधित है। किससे? रेट रॉट गन्ना से संबंधित है। और टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। अगला आता है ट्रिटिकेल्स। ट्रिटिकेल्स जो कि गेहूं और जौ का एक संकरण अर्थात क्रॉस होता है। कौन सा? ट्रिटिकेल्स गेहूं प्लस जौ का संकरण अर्थात क्रॉस है। जबकि पोमेटो आलू तथा टमाटर का, पोटैटो और टोमेटो का मिलाकर संकरण या क्रॉस होता है, उसको पोमेटो के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि ट्रिटिकेल्स जो गेहूं और जौ का संकरण है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्वीडन से हुई है। कहाँ से दोस्तों? स्वीडन से हुई है। और आलू की उत्पत्ति किस देश से मानी गई है? तो आलू की उत्पत्ति या आलू का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह पेरू जो कि चिली के अंतर्गत आता है वहाँ पर हुई है। अगला आता है गुलाबी कीट। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? तो यह कपास से संबंधित है। यह एक तरीके का रोग है। और गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण होता है। और मटर में मार्श रोग होता है। मटर में कौन सा? मार्श रोग होता है। और यह किसके कारण? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो लाल सड़न रोग का संबंध गन्ना से है और मार्श रोग का संबंध मटर से है। अगला आता है अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई है? तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 से राजस्थान से हुई है। अगला आता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी गई है। कौन सी? काली मिट्टी, ये जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास की खेती में क्या होता है? जो इसके रेशे होते हैं वे एक तरीके का छोटा सा फल होता है, उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला फैक्ट आता है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? कपास का संकर बीज तैयार करने वाला पहला देश कौन सा? भारत है। अगला आता है बंची टॉप रोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो बंची टॉप केला से संबंधित, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। गेहूं से संबंधित कौन सा? रस्ट रोग है। और बंची टॉप केला से संबंधित है। अगला आता है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है?
जैसा कि आजकल हम मिलावट के दौर में जी रहे हैं। हम सभी को पता है कि जितनी भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं, हमें चावल, दालें, जो भी चीज़ें मिलती हैं, ये सभी आजकल पॉलिश की हुई मिलती हैं चमक के लिए, ताकि व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट हो जाए। मतलब व्यक्ति को अच्छी दिखने के लिए वो इस तरीके से इनके ऊपर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उसी से संबंधित है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और विटामिन B1 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगला आता है धान में लगने वाला खैरा रोग। खैरा रोग का संबंध किससे है, तो यह धान से है। तो धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, जो कि धान में लगता है। देश भर में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो देश भर में गाय की लगभग 32 नस्लें, भैंस की 7 नस्लें और बकरियों की 21 नस्लें लगभग देश भर में पाई जाती हैं। अगला फैक्ट आता है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। और वहीं बात करें घी तथा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला आता है लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। अगर आपके वहाँ पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, टमाटर दिया है तो टमाटर आएगा, मांस दिया है तो मांस आएगा, अगर दोनों दिए हैं तो उपयुक्त दोनों आएंगे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। वहीं पीले क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला आता है एंथ्रेक्स रोग किस में होता है। एंथ्रेक्स रोग किन में पाया जाता है या होता है, तो यह गाय तथा भैंसों में होने वाला एक रोग है, जिसे एंथ्रेक्स रोग के नाम से जाना जाता है। एक अगली बहुत ही भयंकर बीमारी आती है जो कि रानीखेत के नाम से जानी जाती है। कौन सी, रानीखेत, जो कि एक वायरस जनित रोग होता है। किसके, वायरस के कारण होता है। यह किन में होता है या किन में इस वायरस को देखा गया है, तो यह मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है, जिसे रानीखेत के नाम से जाना जाता है। अगला आता है भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को किस नाम से, टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। वहीं बकरियों को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला आता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान अर्थात आर्टिफिशियल उसके नए जन्म के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला आता है केंद्रीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हम सभी को आराम से याद रह जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्थान है इज्जत नगर, वहाँ पर है। तो हम इसको इजीली याद रख सकते हैं कि अगर हमें पशुओं की इज्जत का ध्यान रखना है तो हमें इज्जत नगर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पशुओं की इज्जत इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि वे दुधारू पशु होते हैं, तो हमें कमा के देते हैं पशु। भैंस की बात करें चाहे गाय की बात करें, ये सब कितने हमें कमा के देते हैं, तो हमें इनकी इज्जत भी करना चाहिए। तो इसलिए केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर, जो कि बरेली में आता है, वहाँ पर है। अगला आता है हार्टिकल्चर का संबंध है, तो हार्टिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, बागवानी से है। अगला आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ है, तो यह 1905 में बिहार के पूसा स्थान पर की गई थी। बिहार के पूसा नामक स्थान पर वर्ष 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला आता है सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाया जाता है। हम यहाँ पर वसा की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है, रेंडियर के। और रेंडियर कहाँ, ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला एक जंतु है। अगला आता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों के बारे में एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों के बारे में बताया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की, जिसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ है, उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ है। अगला आता है सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। भेड़ें जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।
अगला आता है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, या वानस्पतिक नाम गेहूं का बताइए। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है, गेहूं का है। और यह क्वेश्चन बहुत सी बार लोअर लेवल से लेकर आपकी हाई लेवल तक की, चाहे आप कांस्टेबल की बात करें, ग्रुप डी लेवल तक की बात करें, या फिर आप यूपीएससी की प्री तक की बात कर लें, स्टेट पीसीएस की भी, उन सभी में अक्सर ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगला आता है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस किसका नाम है, गाय का वैज्ञानिक नाम है। वहीं भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बड़ा एंटिक नाम है, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस किसका, भैंस का वैज्ञानिक नाम है। अगला आता है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1 फरवरी 1991, 1 फरवरी 1991 को पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी और भैंस का नाम बताएं, अर्थात उसकी प्रजाति का। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की प्रजाति का नाम बर्बरी है। बकरी को आप इजीली याद रख सकते हैं बर्बरी से, और भैंस का नाम कौन सी, मुर्राह भैंस, जिस सबसे हमें सबसे ज़्यादा दूध प्रदान करने वाली होती है। अगला आता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताएं। भेड़ का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम कहें क्या है, तो ओविस एरिज किसका भेड़ का नाम है। वहीं मेरिनो किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो अभी हम भेड़ की बात कर रहे हैं, तो मेरिनो भेड़ की ही एक प्रजाति अर्थात किस्म का नाम है। अगला आता है सुअर का मांस किस नाम से जाना जाता है। ये सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्क, PORK, पोर्क। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब और कहाँ प्रारंभ हुआ है। भारत में सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान अर्थात आर्टिफिशियल बर्थ जिसे हम कहें, तो यह कहाँ पर हुआ था, तो यह इज्जत नगर में। अभी हमने बात करी थी कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर नामक स्थान पर है। तो यह भी अर्थात पहला कृत्रिम गर्भाधान भी बरेली उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर नामक स्थान पर 1942 में हुआ था। अगला था केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में है। जबकि बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश के मखदूम नामक स्थान पर है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है और भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। अगला था फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई थी। तो फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। बेर को किस नाम से जाना जाता है, या बेर को किस अन्य नाम से भी कहा जाता है। बेर, जो मीठे बेर आते हैं खाने वाले, जो शबरी ने राम को खिलाए थे, तो गरीबों का मेवा बेर को ही कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। आई होप कि आपने शायद ये ज़्यादा तो नहीं सुना होगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेर जो रहते हैं, खट्टे मीठे बेर, वह गरीबों का मेवा कहलाते हैं। अगला आता है फलों का राजा किसे कहा जाता है। आई होप कि हम सभी को पता है, फलों का राजा आम को कहा जाता है और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। लीची भी काफ़ी स्वादिष्ट फल होता है। लीची को क्या, फलों की रानी और फलों का राजा आम को कहा जाता है। वहीं मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों। मसालों की रानी, आप जो चाय पीते हैं, चाय जब आप बोलते हैं कि वाह आज तो चाय बहुत अच्छी बनी है, तो उसका स्वाद आने का एक पीछे का कारण इलायची भी बहुत माना जाता है। इलायची की चाय बहुत लोगों को पसंद होती है, तो जो इलायची होती है वही मसालों की रानी कही जाती है। और दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, तो दलहनों का राजा चना को और रानी मटर को कहा जाता है। दलहनों का राजा चना और रानी मटर को कहा जाता है। डॉक्टर वी पाल को भारत में किसका जनक या पितामह कहा जाता है, या फिर भारत में गुलाब का फूल जो देते हैं, प्रेम की निशानी जिसे हम कहते हैं, तो भारत में गुलाब का पिता या गुलाब का पितामह जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वी पाल को कहा जाता है। अगला आता है रजत क्रांति का संबंध है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा कैसा, हल्का सा सफ़ेदी चांदी टाइप में होता है, जिसे रजत के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक अर्थात खाद्य उत्पादन से। जो खाद होती हैं वे हल्की हल्की सी भूरी रंग की होती हैं, किसी भूरे रंग की, न तो वाइट ही होती हैं ना येलोइश होती हैं,
तो लाइट बिल्कुल हल्का सा येलोपन सा होता है, तो उसे भूरी क्रांति का कहा जाता है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। वहीं बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति, कृष्ण कैसे थे, सांवले से थे, तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे, पेट्रोलियम से होता है। अगला आता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन से है। किससे है दोस्तों, झींगा पालन से है। और गोल क्रांति का संबंध फलों का सब्जियों का राजा एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी सब्जी जो सब में घुल मिल जाती है। कौन सी है, आलू। आप किसी भी सीजन में खाएं, कभी भी खाएं, आलू आपको जनरली देखने को मिल जाएगा और सब सब्जियों में इसका उपयोग किया जाता है अक्सर। तो आलू का संबंध गोल क्रांति से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला आता है नींबू तथा आम का एक रोग होता है लिटिल लीफ। नींबू तथा आम में कौन सा रोग होता है, लिटिल लीफ। यह किसके कारण होता है, तो नींबू में यह लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण और आम में जस्ता की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग होता है। नींबू में कॉपर और आम में जस्ता की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग होता है। अगला आता है कृषि फसलों तथा मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे हमने सेरिकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी ये सब वर्ड्स पढ़े ही हैं, तो इसी से एक रिलेटेड आता है कि कृषि फसलों तथा मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। अगला आता है आलू का कंद किसका रूपांतरण होता है, तो आलू का कंद या जिसे हम जड़ी रूप कहें वह तने का ही रूपांतरित स्वरूप होता है। अगला आता है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो यह कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। वहीं काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान ओडिशा के नज़दीक कटक में है। ओडिशा में स्थित कटक में है कौन सा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान। और हम सभी से मतलब अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन का आधार जिसे कहा जाता है, जीवन का बेस, तंबाकू। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहें या जिसे चमड़े का एक प्रमुख केंद्र कहें, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अगला आता है भारत का बगीचा किसे कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को और बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को और बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बगीचों का शहर कपूरथला, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो चावल का कटोरा किस राज्य को, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। वहीं चीनी अर्थात शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय, पहले यह राज्य की श्रेणी में आता था, अब यह परिवर्तित होकर केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कहें या स्थल कहें या राज्य कहें, तो यह जम्मू कश्मीर है। और अगला काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है। भैंसों की गर्भावधि का समय कितना होता है, तो भैंसों की गर्भावधि का समय 310 दिन का होता है। बकरी की गर्भावधि का समय 150 दिन का होता है। ऊँट का गर्भावधि का समय लगभग 365 से 400 दिन होता है। अर्थात ऊँट की गर्भावधि का समय 1 साल होता है, बकरी का लगभग 5 महीने होता है और भैंस का लगभग 10 से 11 महीने का गर्भावधि का समय होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।